दीदी को ना आपने तो रणनीति बनाया ना। हाँ। आप रणनीतिकार न है, पॉलिटिशियन नहीं रहे। रणनीतिकार होना अलग, पॉलिटिशियन होना अलग है। आपने गलत चीज को एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए, गृह मंत्री के पद पर रहते हुए पाखंड को बढ़ावा देने का आपने काम किया, और आपने मान लीजिए कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया, और अंबेडकर के प्रति नफरत का भाव आपने आपके वक्तव्य से आया। नहीं हो जाता, लेकिन आपने बीच में आप कैसे माले की चेंज कर दिया। तो सरकार और बीपीएससी की बहुत भारी गलती है। बीपीएससी को अपनी गलत तुरंत सुधारना चाहिए, टोटल पेपर को रद्द करना चाहिए और दोबारा माल्य की एग्जाम देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में बसपा ने राज्य में संगठन की मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रणनीति बनाने का शुरू कर दी है। बसपा के इस निर्णय से बिहार की राजनीति में हलचल सी मच गई है। यही बेस पे बात करने के लिए पाटलिपुत्र के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सांसद से हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी बैठे हुए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि 243 सीटों पे किस तरीके से बिहार में पार्टी के सुप्रीमो जो है अपना कैंडिडेट उतारने का काम कर रही है। स्वागत है सर आपको। हाँ, थैंक यू, आपको भी। सर, 243 सीटों पे जिस तरीके से पार्टी के सुप्रीमो मायावती दीदी जो है ऐलान कर दी है, रणनीतियां तैयार की जा रही है, क्या लग रहा है सर, भूचाल होने वाला है क्या? देखिए, बिहार में स्पष्ट तौर पर निर्देश भी है जी, और 243 सीट पर लड़ने का है। जी। तो प्रारंभिक स्टेज में हम लोगों ने 60 सीटों को चिन्हित किया है। अच्छा। और 60 सीटों पर लोगों को लगा दिया गया, जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी का जो सीट है। जी। और वहां पर पर्यवेक्षक जो है और प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जी। और सभी लोग है कि 1 माह के अंदर उनको दायित्व दिया गया है कि आप 1 माह के अंदर जो है पूरा आप बूथ स्तर तक कमेटी का गठन कर लीजिए और सूचना आप दीजिए। तो बिहार में किस तरह की रणनीति बन रही है? तो वही कह रहा है कि पहले तो संगठनात्मक माले की स्थिति है कि हर एक उसी के तैयारी के सिलसिले में बूथ स्तर पर बूथ कमेटी का निर्माण माले के पहले हम लोगों को माले करना है। तो बूथ कमेटी का जैसे 1 महीना के अंदर में ही हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फेज में 1 महीना के अंदर में। अच्छा। मतलब इस तरह से करके टोटल 243 सीटों पर हम लोग का है। इसके अलावे देखने का ये मान लीजिए है कि अगर कोई हम लोग की विचारधारा की पार्टियां जो है अगर चाहती हैं तो उनके साथ छोटे छोटे जो दल हैं जो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उनको मिला के भी एक तीसरा मोर्चा बन सकता है। तीसरा मोर्चा बनाने हाँ, एकदम बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगा। जो समान विचारधारा के लोग, अच्छा, विचारधारा पर आधारित, सिर्फ सीट के लिए नहीं, अच्छा, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सिर्फ हराने के लिए नहीं, अपनी विचारधारा जो सोशल जस्टिस को संविधान के अनुरूप स्थापित करने वाली जो पार्टियां हैं, जो सोचती है कि संविधान के अनुरूप ही सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था वैसा ही होना चाहिए, वैसे लोगों का गठबंधन वाले के करके तीसरा मोर्चा बिहार में बनाने का प्लान है। बिहार में राजनीति में जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है, चूंकि प्रशांत किशोर जो है जन स्वराज के संस्थापक है, वो भी कूद गए हैं, नीतीश को हटाने की बात कर रहे हैं, राजद को गिराने की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अपने 243 सीट पे बिहार में वो भी लड़ने का काम करे, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि बिहार का ये जो राजनीति देखने को मिल रहा है 2025 में, ये काफी मतलब कहा जाए तो बड़ा हलचल मचा हुआ सर इस पे। तो प्रशांत किशोर को किस नजर से देखते हैं आप, जिस तरीके से राजनीति वो करते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा। और पैसा के बल पर मालिक को राजनीति कर रहे हैं, और उन्हीं के चलते जो भी उनको मिले पैसा खर्च करके वो करेंगे। जैसे अभी चुनाव में हम लोगों ने 4 में देखा कि कैंडिडेट को कुछ खर्चा नहीं करना है, वही सुगी कैंडिडेट कौन होगा, कहाँ रहने का व्यवस्था होगा, गाड़ी की व्यवस्था होगा, खाने का व्यवस्था होगा, सब पार्टी की तरफ से ही मान लीजिए कि है। लेकिन सबसे बड़ा मान लीजिए की स्थिति ये है कि प्रशांत किशोर के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं। अच्छा। किस आइडियोलॉजी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? सिर्फ लालू का विरोध, सिर्फ नीतीश का विरोध, सिर्फ तेजस्वी का विरोध के नाम पर अगर आप राजनीति करेंगे तो टिकेंगे नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे 2025 के चुनाव। कैसे नीतीश को उखाड़ फेंकेंगे? ठीक है, कैसे आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगे? क्या नीति आपका क्या है, उसको उखाड़ के करिए। हाँ, मान लीजिए कि सबको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं तो लोग जो है ना, आप विश्वास कैसे करेगा कि उखाड़ के करिएगा क्या?
खाली तहस नहस करने के लिए आपको कोई जी। वोट नहीं ना करेगा, लेकिन आप जीत कर करना क्या चाहते हैं? करना क्या तो चाहते आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, आप सिर्फ एक रणनीतिकार हो सकते हैं। हैं? ठीक है, रणनीति में ठीक है 5-10% वोट इधर उधर मान ले हो सकता है, जी जी 2% 4% वोट का शिफ्टिंग इन्होंने होगा, लेकिन मान ले कि बिना सिद्धांत के राजनीति पाप कर्म है। पाप कर्म है। हाँ, बिना सिद्धांत का। वो तो बोलते हैं कि हमने बीजेपी यानी मोदी जी को भी हमने सत्ता में लाने का काम किया। उस सत्ता में आप इसके लाए ना, अलावा एनडीए रणनीति न बना इसके अलावा नीतीश कुमार को उन्होंने बोला नहीं कि ना, मैंने हम कह रहे विकास कि पुरुष आप बोला। आपने तो रणनीति बनाया ना, मायावती दीदी को ना बोला। ना, आपने तो रणनीति बनाया ना, हाँ। आप रणनीतिकार न है, पॉलिटिशियन नहीं रहे। रणनीतिकार होना अलग, पॉलिटिशियन होना अलग है। आप सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से तेला वेला माल ले करके अच्छा अच्छा कुछ इधर आप कर ले सकते हैं। यानी तेला बेला इसमें नहीं चलेगा बिहार के 2025 कहाँ के से चुनाव चलेगा, कहाँ से चलेगा? में। पब्लिक तो आपको समझ रही है ना कि भाई आप करिएगा क्या। अच्छा वो कह तो रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम पूरी तरीके से अरे नहीं नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा तक कहने के लिए चाहिए ना, तो बेसिक चीज क्या परिवर्तन करेगा उसमें बताना ना पड़ेगा। यानी एजेंडा नहीं, एजेंडा कुछ नहीं है, सोशल इश्यू अब पर आप कहाँ है? अच्छा सोशल इश्यू पर समाज में जो विभेद है, अच्छा भिन्न भिन्न समाज बटा हुआ है और एक दूसरे के समझिए एक तरह से दुश्मन बना हुआ है, उसको साधने के लिए आपके पास क्या होगा है? ये आपके पास नहीं है, इसीलिए उनको लोग इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जा रहा बताते हैं जो गरीब आदमी है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं, दूसरे जगह उसको पैसा की जरूरत है, तो वो वहां पर जा रहा है कि हम फ्री में चुनाव लड़के लालसा चुनाव लड़ने का पूरा कर लेंगे। तो ऐसे ही लोग मालिक उनके साथ वो जा रहा है, जो सैद्धांतिक लोग हैं उनके साथ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, यही स्थिति तो प्रशांत किशोर पांडे है, भारती जी को ला करके अध्यक्ष के रूप में बैठा दिए, वो कार्यकारी अध्यक्ष है। अच्छा, घोषणा जो की पहला जो घोषणा हुआ था उसी नहीं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब पार्टी की घोषणा वो बहुत पहले कर चुके हैं। अच्छा, और जो एनके सिंह जो हैं और जो पप्पू सिंह पूर्णिया वाले हैं, उनका परिवार के लोग हैं। अच्छा, एक सम बिश्रा हैं, अच्छा, ऑलरेडी पार्टी का गठन के बाद ही अध्यक्ष वही है। ये तो खाली दिखाने के लिए इनको एक कार्यकारी अध्यक्ष बस बना दिया। अध्यक्ष पार्टी का गठन बहुत पहले हो चुका था, पब्लिक के बीच में नहीं था। अच्छा, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत पहले हो गया। अच्छा, अच्छा, तो जो पार्टी में खर्च कर रहा है, जो हो रहा नहीं आ रहा है कि भाई पार्टी में इतना खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो जो खर्च कर रहा है वही उसका अध्यक्ष मालिक। अच्छा, अच्छा, वो अडानी का मालिक काम करता था, अब आके इधर कोई कंपनी है। अच्छा, अच्छा, और ये मान लीजिए कि जो शेखपुरा हाउस है ना, शेखपुरा हाउस, पूर्णिया वाले जो सांसद थे, और इनके सिंह आयुष मालिक थे, कृष्णा सिंह थी, राधा सिंह, तो उसी का ये राजनीति कर रहा है। अच्छा, अच्छा, उसी से इनको पैसा मिला। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बी टीम है प्रशांत किशोर, ठीक नहीं, बीजेपी का बी टीम बोल रहा है। उनको ये लग रहा है कि कहीं से कहीं पैसा आ रहा है और बीजेपी ही पैसा दे रही है। अच्छा, ठीक है, इस आधार पर वो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीति करने का सबको राइट है। ऐसा नहीं कि आप ही के हिसाब से सब लोग राजनीति करेगा। राजनीति करने देना चाहिए जिसको राजनीति करना। तेजस्वी यादव की राजनीति कैसा है? देखिए, बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने 17 महीना में अच्छा खासा लोगों को नौकरी देने का काम किया, शिक्षकों को ये बहाली किया। अच्छा, मुख्यमंत्री वही थे क्या? बता तो रहे हैं। अब ये बताइए, उनका कहना है वो डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री का दावा है कि भाई विकास हम किए, ठीक है, बहाली हम किए। दोनों का दावा अपने अपने जगह पर अच्छा, 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 सही हो सकता है। अच्छा, जिससे बिना मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है। तो ये बताइए कि दावा दोनों आदमी कर रहा है। हाँ। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने किया, और डिप्टी सीएम पूर्व एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमने किया। ये इसलिए आधार पर कह रहे हैं कि चूंकि हम जब नहीं थे तो आप बीजेपी के साथ सरकार में थे, तो उसमें क्यों नहीं कर ये आधार बना के कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर मैं नहीं रहता तो डिप्टी सीएम करके हंस दिया कर लेगा, हम अगर नहीं चाहते तो दोनों का अपना अपना दावा है। लेकिन लोगों के बीच कॉमन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बनाने में कामयाब होगा, उसी को फायदा होगा। अच्छा, यानी बिहार प्रसार जितना मान लेंगे जिसका अधिक होगा, जी जी, पब्लिक उसी को मानेगी। यानी बिहार के लोग अभी तक मूर्ख बनते आ रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से जो प्रचार तंत्र है, जितना जिसका प्रचार होगा उसको लाभ मिलेगा। जो प्रचार में पिछड़ जाएगा, बस यही है। अच्छा, क्या लग रहा है बीपीएससी जिस तरीके से अभी 17वीं बीपीएससी में पेपर लीक का मामला आया है, इसमें क्या लग रहा है, ये सरकार के खुद की राजनीति है या किस तरीके का मामला ये है? पहली तो बात यह है कि सरकार भी मानती है कि पेपर लीक हुआ। ठीक है जी, अगर पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं मानती सरकार,
तो बापू सभागार में जो एग्जाम हुआ था जी जी उसको रद्द नहीं करते। रद्द नहीं करते। ठीक है, रद्द करने का मतलब है कि सरकार भी मान रही है कि पेपर लीक हुआ पहला। और जब पेपर लीक एक जगह हो गया तो टोटल परीक्षा को रद्द करना चाहिए था, क्योंकि आपका जो विज्ञापन का शर्त था उसमें एक ही एग्जाम लेने का। अच्छा अच्छा अच्छा। दो तरह का एग्जाम लेके, दो एग्जाम लेके और उसका अलग अलग रिजल्ट आएगा, उसका आधार पर नॉर्मलाइजेशन का आपका सेवा शर्त में बीपीएससी अभ्यर्थी सर दुविधा में है कि हम लोग रिजल्ट कैसे ये प्रकाशित करेगा। नहीं, उसका शर्त में था ही नहीं ना, नॉर्मल वो तो हो जाएगा, उसका व्यवस्था है, उसका फॉर्मूला है। तो मान ले कि 2 3 4 एग्जाम हुआ, उसको लेके अपना नॉर्मलाइज कर रही है कि किसमें मैक्सिमम मार्क्स आया, किसका मिनिमम मार्क्स आया, उसको मिला के कुछ ऊपर नीचे करके हो जाता है, हो जाएगा। वो फॉर्मूला है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने वो फॉर्मूला अपनाया क्यों? नहीं अपनाना चाहिए। विज्ञापन जब निकाले, आपने नियम और शर्त पहले बता दिए, पहले बता दिए, जो विज्ञापन निकाले और जो विज्ञापन का शर्त था वही शर्त तब तक लागू रहेगा तब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हो जाता। लेकिन आपने बीच में आप कैसे माले की चेंज कर दिया? तो सरकार और बीपीएससी की बहुत भारी गलती है। बीपीएससी को अपनी गलत तुरंत सुधारना चाहिए, टोटल पेपर को रद्द करना चाहिए और दोबारा माले की एग्जाम लेना चाहिए। अदरवाइज कभी भी वो रिजल्ट होगा ही नहीं। समझिए कि कोर्ट मैटर में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। आप समझिए कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार भी कर रही है, अमाले को भी कर रहा है। चिराग पासवान जो है आकर के बोले हैं कि हम बिहार के युवाओं बीपीएससी जितने भी अभ्यर्थी उनके हम साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महामहिम राज्यपाल से भी मिलने का काम हम करेंगे, हालांकि किए भी। इसी तरीके से पप्पू यादव भी जो सांसद हैं पूर्णिया से, उन्होंने भी मिलने का काम किया। तो ये बताइए, लोग सिर्फ जाकर मिल रहे हैं, क्या इसमें ऐसे राजनीति हो रहा है या फिर इसमें सिर्फ राजनीति हो रहा है? ना, सिर्फ राजनीति हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रहा है। इसमें तो भाई स्पष्ट मालिक है कि आप विज्ञापन का जो शर्त था उसको मानना चाहिए। अच्छा। और मानने के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए, बीपीएससी को काम करना चाहिए, तुरंत पेपर को रद्द करना चाहिए, किसी की बात नहीं। जो जेन्युइन है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अन्यथा मान लीजिए कि और लगातार इसका बढ़ते जाएगा। प्रशांत किशोर जो इस तरीके से 4 दिनों तक कम से कम वो बैठे रहे गांधी मूर्ति के नीचे, अनशन करते रहे गांधी मैदान में, पुलिस आकर झटपट जो है 4 बजे भोर में उनको उठा कर ले गई। फिलहाल में उनको ये बताया जा रहा है कि वो सच सिविल कोर्ट में भी गए। सिविल कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने बातचीत किया जज से, तो उन्होंने अपना बेल लेने से ये इनकार कर दिया। फिर भी प्रशासन गई बेऊर जेल से ला करके, बेऊर जेल के गेट से ला करके उनको फिर घर पे छोड़ दी। प्रशांत किशोर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा है और बोले कि प्रशासन इस तरीके से है, प्रशासन की तारीफ किए। तो उनकी तारीफ का रवैया क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कोर्ट में जब गए, कोर्ट में बहस किए जी, तो इन्होंने बिना शर्त का बेल का मालिक डिमांड किया, जबकि सशर्त बेल होने का बात था। तो इन्होंने कहा कि हम शर्त नहीं मानेंगे, अगर बिना शर्त बेल देना है तो दीजिए, नहीं तो हम जेल देंगे। अच्छा। और उन्होंने कुछ लीगल पॉइंट मालिक बताया। तो अंत में लोगों का एहसास हुआ कि उसका सही कहना है। जेल जाने के बाद गेट पर से लौट के लाया और बिना शर्त उसको बेल मालिक मिली। ठीक है, तो उस जगह पर प्रशांत किशोर उस सही मालिक है, संघर्षशील आदमी है। लेकिन अब सरकार को जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो सरकार ने जो आंदोलन से आई, 74 आंदोलन के प्रोडक्ट है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरह से व्यवहार किया, एक तानाशाही माले की सरकार का रवैया। ठीक है। और दूसरे लोग कहते हैं कि वो नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक था, तो तुम भी नाटक क्यों नहीं करते हो? आपको किसने रोका है? किसने रोका? बीजेपी को और मान लीजिए एक आरजेडी को, और दूसरे को किसने रोका है? आप जाइए ना भाई, आंदोलन करिए, आंदोलन करिए। आंदोलन से किसी को आप रोक नहीं सकते ना। इस जो प्रशांत किशोर के साथ जो भी हुआ, इससे उनके पब्लिक में और भी प्यार बढ़ गया है, और भी वोट बैंक मतलब जो है काफी होगा ना। देखिए जो आंदोलन में जाएगा, देखिए आंदोलन में जाएगा तो आंदोलन का तो लाभ होता ही नहीं, सीधा लाभ होता है। लेकिन उनके साथ एक ही माले की डिमेरिट है कि कोई उनका आइडियोलॉजी नहीं। बस अगर आइडियोलॉजी के साथ, जैसे हम लोग का बहुजन समाज पार्टी का मान लीजिए सीधा सा है कि भाई संविधान के अनुरूप जो सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, आरक्षण का स्थापित करना है, भेदभाव को मिटाना है, अन्याय को मिटाना है, बेईमानी को मिटाना है। ठीक है, किसी के साथ। अच्छा। जनरल कास्ट के साथ कोई बेईमानी नहीं करे, शेड्यूल कास्ट के साथ कोई नहीं करे, तो कब होगा? कब स्थिति होगा? जब सभी लोग सशक्त हो जाएगा। आज सब मान लीजिए कि एक दूसरे को इज्जत से देखने लगेगा और दूसरे का हिस्सा खाना नहीं चाहेगा, चाहेगा कि भाई हमारा जो हिस्सा ही मिले वही हम ले, हम दूसरे का हिस्सा हड़पने का कोशिश नहीं करें। जब ये स्थिति होगी तब न होगा। तो हम लोग वही चाहते हैं। चिराग पासवान सरकार में मंत्री हैं। हाँ।
और उनको जो है जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो लोग विश्वास करके वोट दिए। संसदीय चुनाव में जितने भी लोकसभा पे उनके कैंडिडेट उतरा, सबको जिताने का काम किया। क्या लग रहा है उस पे वो खड़े उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? आप ये बताइए कि चिराग पासवान अपने बदौलत हैं। चिराग पासवान तो अपने पिता के बदौलत है ना। हाँ, वही कहने का अपने मतलब चाचा के बदौलत भी हो सकते हैं। बीजेपी जिसको चाहा उसको नेता बना दिया। पहले इसको चाचा को चाहा तो पशुपति को मिनिस्टर बना दिया, इनको ढकेल कर बाहर कर दिया, टैफिस हो गए। फिर चुनाव हुआ एमपी का तो चाचा को हटा दिया, इनको बुला लिया। तो कहने का मतलब इनका अपना कोई क्रेडिट नहीं है। कहाँ से क्रेडिट रहेगा? आप अपने बदौलत, तो बीजेपी ने आपको खड़ा किया, तो मोदी का हनुमानों बोला जाता है। ठीक है, तो बीजेपी ने आपको खड़ा किया, मोदी ने आपको खड़ा किया, उसी के बदौलत आप हैं। तो आपका अपना तो कुछ नहीं ना हुआ। पहला तो ये हो गया। दूसरा, रामविलास पासवान के लड़के हैं, तो रामविलास पासवान का एक मेरिट था। अगर विरोधी क्षमा में भी रहते थे, सोशल जस्टिस के विरोधी क्षमा जैसे बीजेपी को माना जाता था, लेकिन जहाँ सोशल जस्टिस का इश्यू होता था वो स्टैंड लेते थे। अच्छा, स्टैंड लेते थे। देखिए, आपको याद होगा कि उस समय 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट के विरोध में जो आंदोलन हुआ, पूरा देश मतलब एक हो गया। आंदोलन हुआ, ऐसा आज तक हमको लगता है कि कभी बंद हमने नहीं देखा। सरकार को झुकना पड़ा। रामविलास पासवान ने सभी MP के लोगों को बिठाकर, सभी पार्टी के लोगों को, अच्छा, अपने नेतृत्व में बैठक कर लिया। उसका दबाव पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। ये स्थिति चिराग पासवान के साथ नहीं। चिराग पासवान के साथ वो स्थिति अब नहीं है। सत्ता में अगर है चिराग पासवान जी, अगर इस तरीके से बैठक करते, आगे बात चाहते तो शायद ये हो जाता। ये करना चाहिए था। इस माले कभी अमित शाह वाला इश्यू पर, जिस तरीके से अमित शाह ने अम्बेडकर को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नहीं, तो उनका सीधा सा था कि अम्बेडकर के प्रति उनको घृणा थी कि इसका नाम इतना क्यों लिया जा रहा है, इतना पॉपुलर मान लिया कैसे हो गई, दलित पर का आने वाला आदमी तक पॉपुलर कैसे हो गया, ये उसके दिमाग में था। दूसरी बात कि आपने राम के नाम लेके और स्वर्ग नरक की चर्चा कर दिया। आपने क्या किया? आपने अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने का षड्यंत्र कर दिया, वो भी सदन। हाँ, सदन में, जबकि स्वर्ग और नरक कहीं उसका कोई वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है। वैज्ञानिक, ठीक है, हाँ, कोई मरेगा स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा कोई जानता नहीं है ना। स्वर्ग में जाने वाला कोई आदमी लौट के बताया कि हमने स्वर्ग देखा है ना, और ना वहां जाके कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, संवैधानिक। तो आपने गलत चीज को एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए, गृह मंत्री के पद पर रहते हुए पाखंड को बढ़ावा देने का आपने काम किया, और आपने मान लीजिए कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया, और अम्बेडकर के प्रति नफरत का भाव आपने आपके वक्तव्य से आया। तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या बोला? ये बोला कि हमसे ज्यादा खराब भी कांग्रेस। उससे क्या मतलब है भाई? मतलब है कांग्रेस खराब है तो कांग्रेस तो भुगत ली। कांग्रेस को तो लोगों ने भुगता दिया। हाँ। देखो तुम कुकर्म किया तो तुम भुगतो। ये तो उस पर न बोलना चाहिए था। मतलब बाबा साहब को भी कांग्रेसी बता दिए क्या? उस जिस जो नजरिया था उनका कहने का। नहीं, उनका नजरिया ये था कि कांग्रेसियों ने बाबा साहब का खिलाफत ज्यादा किया है हमारे तुलना में बाबा साहब को ज्यादा नीचा दिखाने का कांग्रेसियों ने काम किया। मतलब समझिए कि डाइवर्ट करने का उन्होंने जो बीजेपी का एजेंडा था उस एजेंडा पर बढ़ गए। तो आपको तो अपना एजेंडा पर आना चाहिए था ना। आपने समझौता हुआ है कि आप पद मल्ली होता, आपने भी तो वोट उनको दिया ना, आप स्टैंड लेते ना, तो जिसके कारण बहुत लोग नाराज है। शेड्यूल कास्ट के लोग पूरा देश में हर एक जगह उनके खिलाफ खड़ा हो गया, अमित शाह के खिलाफ, और आप खड़ा नहीं हुए। ये मान लीजिए जीताराम मांझी खड़ा नहीं हुए, तो नतीजा क्या वो लोग समझ रहे हैं ना कि आप तो दलाली कर रहे हैं ना। दलाली, आप तो कुछ पाने के लिए आप दलाली कर रहे हैं, जो समाज के लोग आगे किया। हाँ, उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अमित शाह के खिलाफ आपको बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि खबरदार डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ कोई बोलेगा, है कि नहीं, तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात बोलते आप, आपने तो बोला नहीं। तो कहने का मतलब कि आप राजनीति सिर्फ समाज को बेच के नहीं कर सकते हैं, और आपको दूसरे को क्या दे रहे हैं। जीताराम मांझी अपने है, उनका बेटा है, उनका पुतो है, यही ना है, एगो मालिक समधन। उसी तरह से चिराग पासवान को क्या है, अपने है, एगो अभी बहुनोई मान लेके हो गया। ठीक है जी। तो खैर उससे ये मेन है कि आपने
एजेंडा के साथ खड़ा होना बंद कर दिया। बंद कर दिया। डॉक्टर अम्बेई जो थे रामविलास जी, रामविलास लड़ते थे, विरोधी खेमा में रहते हुए भी एजेंडा के साथ अच्छा लड़ते थे, बोलते थे, आरक्षण के खिलाफ बोलते थे, सवर्ण का वोट भी लेते थे और सवर्ण के गलतियों को बताते भी थे कि आपने ये गलती किया है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर उनके प्रति लोगों का आस्था था जी। उनको लोग इज्जत करते थे, मानते थे। यानी चिराग पासवान अपने पिता के कदम ना उनके नाम पर सिर्फ उनको लाभ मिल गया है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो तब तक है जब तक मोदी चाह रहा है जी। जिस दिन मोदी खींच लेगा तो खत्म हो जाएगा। चलिए सर, अंतिम मेरा प्रश्न रहेगा, 18 जनवरी को जो है कांग्रेस से राहुल गांधी पटना में आ रहे हैं, मीटिंग करेंगे, संविधान पे चर्चा करेंगे। इस पे क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार और जिस तरीके से आरजेडी में माने इंडिया अलायंस में मिलने की जो बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है कि उस समय तय होगा? क्या वो मतलब पलट सकते हैं क्या, जिस तरीके से पलटा पलटी वाला जो खेल चल रहा है, इस पे एक बताइए। अच्छा, वो पलट के क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्यों पलटेंगे? तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। नहीं, क्यों? मतलब अपने जब सीएम है तो तेजस्वी यादव को क्यों सीएम बनाना चाहेंगे? जितने भी लोग हैं बोल तो रहा है। नहीं, क्यों? मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जब अपने चीफ मिनिस्टर हैं और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं। बनेंगे क्या ऐसा नहीं ना कि सिनेरियो बन रहा है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा, तो प्राइम मिनिस्टर जब बनिएगा नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, कुर्सी पे तो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना कुर्सी का तय करेगा? यानी नहीं होने वाला है। नहीं, कैसे कर, ये तो सिंपली बात है, कोई क्यों करेगा, है कि नहीं? तो जितने भी लोग छाछ पे जो मछली मार रहा है वो तो ऐसे ही अपना बच कर रहा है। अच्छा, है कि नहीं? हमको नहीं लगता है कि इस तरह से कुछ होने वाला है। ठीक है। और दूसरे में मान लीजिए कि अब एक चीज चर्चा की, राहुल गांधी की चर्चा की, तो आ रहे हैं संविधान पर चर्चा करेंगे, कह रहे हैं कि हम भागीदारी देंगे एससी एसटी ओबीसी को। आज भागीदारी नहीं है। अब बताइए ना, यहाँ एससी एसटी को जितना विधायक का सीट रिजर्व है, एमपी का सीट है, उतना सीट भरा हुआ नहीं भरा हुआ है ना? आप क्या करिएगा? आप क्या ये बताइए। तो जो अंतर है उस चीज को कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। अंतर क्या है? बाबा साहब का इच्छा था, बाबा साहब संविधान में व्यवस्था भी किए कि सभी वर्गों का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व आप दे दीजिए। कहां पर? देश को चलाने वाले संस्थाओं। तो अभी नहीं है सर। देश को जो संचालित करने वाली संस्थाएं वहां पर एससी को, एसटी को, ईबीसी को, ओबीसी को, जनरल को भी। ऐसा नहीं कि जनरल का है तो उसका आउट कर दीजिए कि तुम्हारा कम संख्या तुम खत्म, नहीं, वो भी रहे, सब लोग रहे, ताकि सब लोग मिलजुल के कोई निर्णय ले, सब मिलजुल के निर्णय ले और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सब लोग मिलजुल के करें। इसीलिए ना ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बनाया हुआ है। लेकिन आप देखते हैं जैसे मान लीजिए बिहार में लिख जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आप कोई बता सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का असली प्रतिनिधि कौन है? कोई है? मंत्री है, लेकिन कोई मंत्री दावा ये नहीं कर सकता है कि शेड्यूल कास्ट की कोई समस्या होगा उसका निराकरण हम कराते रहेगा, क्योंकि इतना पावर नीतीश कुमार ने दिया ही नहीं। उसी तरह एसटी के साथ है, उसी तरह ईबीसी के साथ है, तो जनरल के साथ भी है, क्योंकि जनरल चूंकि मजबूत है तो इसीलिए वो अपना किसी न किसी रूप में अपना ऐड कर लेता है, लेकिन जो कमजोर रहेगा उनको नहीं मिल पाता। उसी तरह से हम लोग का कहना है कि अगर मंत्रिमंडल में ऐसा रहना चाहिए, एक को दो, दुए को दो। डॉक्टर अम्बेडकर तो संख्या में बल में नहीं थे, अकेले नहीं थे, सब कर लेना, अकेले क्यों कर लिए? क्योंकि सक्षम थे और निर्णायक जगह पर। तो आप किसी निर्णायक जगह पर किसी को रखते नहीं हो, जो निर्णय करेगा तुम करेगा, ऐसे सिर्फ दस्तखत कराएगा। तो ये स्थिति है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहा था संविधान में जो सक्षम प्रतिनिधित्व और निर्णायक पदों पर सभी लोग रहे, इसकी जो व्यवस्था किया था, उसकी व्यवस्था के उलट इन लोगों ने क्या किया कि अक्षम प्रतिनिधित्व देना शुरू किया और कहा कि निर्णायक पद पर तुम नहीं रहेगा, सिर्फ गिनती के लिए रहेगा, ताकि जो आदमी नौकरी में गया है, जो आदमी विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, सिर्फ अपने लिए काम करे, समाज के लिए उसे कोई लाभ नहीं हो। क्योंकि अब समाज नौकरी कहते आधे परसेंट आदमी है नौकरी में, तो अगर नौकरी करेगा तो आधे आदमी परसेंट लोगों को लाभ होगा, उसका व्यक्तिगत होगा। लेकिन मान लेकिन 99% लोगों का क्या होगा? तो ये जो देखने वाला यही लोग देखने का काम था ना, तो उसको पंगु बना दिया। अच्छा, कैसे परिवर्तन होगा सर? तो ये हो गया कि वही जब सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व होने लगेगा सब जगह, इसे मान लीजिए जिला में, ठीक है, तो जिला में एक एसपी मालिक, एक डीएम मालिक, मान लीजिए कि फिर वन विभाग का मालिक पदाधिकारी, सिविल सर्जन मालिक, जो मेन पोस्ट क्लास 1 का पद है मान लीजिए, तो उस जिला में सभी वर्ग का एक आदमी रहता है। शेड्यूल कास्ट का भी रहता है, जनरल रहता, भी रहता, वो भी रहता, तो मिलजुल कोई होता है, कोई गलत नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या कहीं देखिए एक ही जात का सब है,
एक ही जात का टोटल पद पर है, तो बताइए अपने जात को करेगा कि दूसरा करेगा? अपने नहीं भी करेगा तो जात का स्वाभाविक लाभ हो जाएगा। बिल्कुल। तो वहां तो बेईमानी हो गया ना। तो ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन न्यायपालिका में डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए व्यवस्था किया था, लेकिन कांग्रेसियों ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये भी आया ना, आपको याद होगा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम आरक्षण का विरोध क्या करेंगे, उसको क्या हमको मतलब, हम देंगे उतना से, लेकिन आरक्षण को हम बेमतलब का बना देंगे। अच्छा। जो आरक्षण का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था किया है प्रतिनिधित्व के लिए, उसको हम जीरो बना देंगे, संख्या आपको दे देंगे। अच्छा, और उसको जीरो कर देंगे, जीरो दे देंगे, प्रतिनिधित्व नहीं करने देंगे। व्यक्तिगत लाभ लीजिए, व्यक्तिगत जितना सुख सुविधा जो भी लेना है, गाड़ी लीजिए, 2 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी, घूमिए, परिवार को घुमाइए, एक आदमी का रहेगा। अच्छा। समाज के लिए आप मत कुछ बोलिए, समाज के लिए जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन आपको हटा दिया जाएगा। तो यही अंतर है डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत और दूसरे लोग। गांधी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे, गांधी का ये कहना था कि भाई तुम्हारे साथ जो घृणा का जो भाव हुआ है, अब घृणा का भाव हम लोग नहीं करेंगे, तुमको भी प्यार से रखेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे। अच्छा। ठीक है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देंगे, सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, तुम पर भी हम दया करेंगे, दया करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे। इन सारे लोग शोषण करने के काम, सहानुभूति करेंगे, सहानुभूति देखेंगे, कल्याण करेंगे तुम्हारा। हम राजा रहेंगे, तुम नौकर की तरह रहो। यही व्यवस्था ये गांधी जी चाहते थे, अब वही व्यवस्था आज लागू है। और अम्बेडकरवादी जो चाहते हैं कि नहीं, सबको, ऐसा नहीं कि मतलब किसी के विरोध में, सवर्ण भी रहे, एससी भी रहे, एसटी भी रहे, ओबीसी रहे, ईबीसी भी रहे, सब मिलजुल के सरकार को चला, कोई भी निर्णय मिलजुल के करे, ताकि कोई किसी के साथ अन्याय नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। क्योंकि श्रद्धा बयान कौन करता है? क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर आप हमको अगर गाली बकते हैं, हम भी आपको गाली बक देंगे, बात खत्म हो गया, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सरकारी स्तर से एक चिट्ठी अगर गलत निकल गया तो करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हो गए। सरकार का निर्णय कोई गलत हो गया तो उससे कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार को चलाते हैं कितना लोग, नाम मात्र के लोग चलाते हैं ना। मान लीजिए कि विधायक एमपी कितना है, मतलब ये समझिए कि पॉइंट में है, 0.1% में नहीं है जितने आबादी है। हाँ, 0.1% में नहीं है, लेकिन देश को कंट्रोल तो वही कर रहा है। उसी तरह से आईएएस अफसर, मान लीजिए आईपीएस है जो सरकारी पद है, 1% नौकरी है सब लेके, तो 1% लोग ना देश को चला रहा है, क्या करना नहीं करना है वही ना निर्णय कर रहा है। तो वहां पर प्रतिनिधित्व चाहिए था, और लोग तो अपने बदौलत आगे बढ़ेगा ना। आप बेईमानी रोक दीजिए। 25 के चुनाव में सर बताइए क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा भारतीय? देखिए अब तो स्थिति आप देख लीजिए, कोई भी पार्टी अपने आप को कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, बीजेपी भी कहती है कि हम वर्ल्ड लेवल की पार्टी है। अकेले सरकार बनाने की उसकी क्षमता है? नहीं है। एमपी देखिए इतना मिल के लड़ा, फिर भी उसको क्या दशा हो गया, किसी तरह सरकार मालिक बनी। यहीं पर लालू नीतीश कूद रहे हैं, हम बड़का काबिल हैं, बड़का जन सरकार अकेले बनाने का पोजीशन किसी को है? नहीं है। क्यों? कहने का मतलब कि जनता आप लोगों से उड़ी हुई है, जनता फ्रैक्चर्ड है, उनका मेंटालिटी अलग बटी हुई है, अलग अलग मुद्दा पर बटी हुई है, और उनके मुद्दा को, उनके भावना को आप समेट कर आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, आप सिर्फ समीकरण बना के, जोड़ गांठ करके, तिकड़म से आप मान लीजिए सरकार बना लीजिए, अलग बटो। इसीलिए यहाँ फ्रैक्चर्ड मान लीजिए की स्थिति है। उस परिस्थिति में जो तालमेल करके निकल जाएगा वो निकल जाएगा, जो पिछुआ जाएगा। तो हम लोग भी अब चाहते हैं कि चूंकि एजेंडा को आगे बढ़ा के, समीकरण से नहीं, एजेंडा भी आगे बढ़े और समीकरण दोनों काम बीएसपी की करेगी। और हम लोगों का है कि कम से कम इस स्थिति में हम आ जाएं कि बिहार सरकार को हमने कंट्रोल में ले लिया। चलिए, और सरकार नहीं बनाए तो कम से कम इस स्थिति में रहे कि उनको गलत हम करने नहीं दें, क्योंकि रियल में बाबा साहब का जो सिद्धांत था, बाबा साहब का संविधान में जो व्यवस्था था, उस ऊपर उनको लाके हम खड़ा कर देंगे। हाँ, ये हम लोग का सोच है, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुस्लिम हो गया और ईसाई हो गया। अच्छा, ठीक है, आपने अपने कहा कि शेड्यूल कास्ट का जो मान लीजिए कि ईसाई और मान लीजिए कि इनको उसका दर्जा नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए, बौद्धों में किनको मिला? जो देश आजाद हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ,
ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग ऑलरेडी थे, चिन्हित हो गए जी जी संविधान के द्वारा, वो अगर बाद में कोई धर्म स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, तो उन्हीं को सिर्फ शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट थे। अच्छा। और शेड्यूल कास्ट धर्म बदल दिए थे, इसलिए धर्म बदलने से उनका शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म नहीं होता, ठीक है। और मुसलमानों का जो अल्पसंख्यकों का सवाल है, इनका जो कहना है कि भाई ये तो सांप्रदायिकता है, लेकिन सवाल ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुस्लिम, कितना मुस्लिम दूसरा धर्म स्वीकार किया? हिंदू बहुत नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। वो जो भी हुआ बहुत पहले हुआ, बहुत पहले जो मुगल शासन है 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले जो मुगल शासन था, उस समय हिंदुओं से, सवर्णों से प्रताड़ित होकर ये दलित वर्ग के लोग मान ले के वहाँ जाके चले गए, ठीक है। हाँ। तो उनको तो 200 साल पहले ना अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, जी जी जी। तो उनको बराबर जो अनटचेबल हाल तक झेला है, उससे बराबर कैसे किया सकते हैं? पहला। दूसरा, अब ये लोग का ये कहना है कि हमारा भी काम वही है जो उनका काम है, तो भाई काम के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सूत्र है, तो काम के आधार पर नहीं ना है, किस आधार पर है? भाई काम पे आधार थोड़ी होगा, जाति के आधार पर। ना जाति के आधार पर नहीं, नहीं देखिए ये बताइए, ना जाति के आधार पर है, ना काम के आधार पर, ये अनटचेबिलिटी के आधार पर है, छुआछूत के आधार पर। अच्छा। जिन लोगों के साथ जिस एरिया में छुआछूत हुआ वो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। और जिस एरिया में वही जात नहीं हुआ, अगर जिस एरिया में है, अगर वहाँ छुआछूत की भावना नहीं रही, तो वहाँ के लोग शेड्यूल कास्ट नहीं है, समझे? ये चीज है। अच्छा। तो लोगों को समझदारी की कमी है। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, अब चले जाइए बंगाल। बंगाल में धोबी जो जाति है वहाँ शेड्यूल कास्ट में नहीं। अच्छा। यहाँ के धोबी शेड्यूल कास्ट में। अच्छा, है ना। वहाँ मलाह शेड्यूल कास्ट में है, यहाँ का मलाह शेड्यूल कास्ट में नहीं। यूपी में धानुक शेड्यूल कास्ट में है, यहाँ शेड्यूल कास्ट में नहीं है। दिल्ली में तो 7 शेड्यूल कास्ट में नहीं है, यहाँ शेड्यूल कास्ट में है। अच्छा। मतलब कहने का मतलब कि जिस एरिया में, जिस रीजन में अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ है और उसका साक्ष्य मिला है, वो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। और जहाँ पर साक्ष्य नहीं मिला है वो उसमें शेड्यूल कास्ट में नहीं है, बस अनटचेबिलिटी मालिक रहा है, दूसरा कोई नहीं रहा। तो इसलिए ना धर्म के आधार पर है, ना जाति के आधार पर है, ना काम के आधार पर। अच्छा। ठीक है, काम के आधार पर भी नहीं। यही सिंपली यही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।